नमस्कार दोस्तों, न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। देश में अगर किसी राज्य की राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रामेदार है, जहां सबसे ज्यादा नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं, तो राज्य है महाराष्ट्र। बीते चंद सालों में महाराष्ट्र की राजनीति ने खूब ड्रामे देखे हैं। साल 2019 में जो 35 दिनों का ड्रामा हुआ था, वो तो आपको याद ही होगा कि किस तरह से शिवसेना और बीजेपी, जिन्होंने साथ मिलकर उस साल का विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में अलगाव हो गया। और इसके बाद शिवसेना ने अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर, यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली। और उसी दौरान एक और घटनाक्रम हुआ था कि जब उद्धव ठाकरे का नाम इन तीनों ही पार्टियों के गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर तय हो गया, तो उसकी अगली सुबह ही एक दिन अचानक अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार अपनी पार्टी से बगावत करके उप मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद पिछले साल को ही लें, पिछले साल फिर एक ड्रामा हुआ। शिवसेना में बगावत हुई, शिवसेना दो फाड़ हो गई। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर ली, और न केवल बगावत की, बल्कि जो बागी लोग उनके साथ आए थे, एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि यही असली शिवसेना है, और उनके इस दावे को चुनाव आयोग ने मान्यता भी दे दी। और ऐसे में वो ठाकरे परिवार जिसने की शिवसेना की स्थापना की थी, वो ठाकरे ही शिवसेना से बाहर हो गए, और अब असली शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की मानी जा रही है। साल भर ही हुए थे कि इस साल फिर से एक नया ड्रामा हो गया। अब से 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत कर दी, और शिवसेना की तर्ज पर ही, एकनाथ शिंदे की तर्ज पर ही उन्होंने भी दावा किया कि जो बागी विधायक उनके साथ आए हैं, वे ही असली एनसीपी है। जो लोग शरद पवार के साथ हैं, वो एनसीपी नहीं है। तो सरकार में शामिल होने का फैसला किया। महाराष्ट्र की जो बीजेपी शिवसेना की गठबंधन सरकार थी, उसमें तीसरे बड़े घटक दल के तौर पर अजीत पवार भी शामिल हो गए। लेकिन क्या अजीत पवार की बगावत का यह फैसला उन पर भारी पड़ सकता है? ये दांव उनके लिए उल्टा पड़ सकता है? सियासी हलकों में अब इसी तरह की चर्चा शुरू हो गई है। एक तबका यह मानता है कि बीजेपी की शरण में जाने के बाद अजीत पवार का बार्गेनिंग पावर खत्म हो गया है। जो महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी दबंगई चलती थी, वो दबंगई अब खत्म हो जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मैं आपको मिलवाता हूं मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी मयूर परिक से। मयूर परिक महाराष्ट्र की राजनीति को बीते 2 दशकों से कवर करके आए हैं, और यही नहीं, वो अच्छा विश्लेषण तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम पार्टियों के अंदर खाने में क्या कुछ चल रहा होता है, इसकी भी जानकारी रखते हैं। तो इन्हीं के साथ हम चर्चा करेंगे। मयूर, न्यूज नशा में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मयूर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जैसी ये चर्चा हो रही है कि अजीत पवार ने भले ही बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और महाराष्ट्र की सत्ता में उनके साथ जो लोग आए वे शामिल हो गए, लेकिन क्या ऐसा करके उन्होंने एक तरह से सियासी तौर पर एक भूल कर दी है, एक गलती कर दी है? उनका बार्गेनिंग पावर इससे अब खत्म हो जाएगा? देखिए, इसमें 2 से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। पहला पहलू जो है वो है कानूनी पहलू। जिस चीज से आज अजीत पवार सबसे ज्यादा डर रहे हैं वो है कानूनी पहलू। अगर उनके साथ आज भी आप देखिए, विधानसभा का महाराष्ट्र में सत्र शुरू हो चुका है। आज विधान सत्र का तीसरा दिन है, विधानसभा सत्र का, लेकिन आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जो हैं वो सदन को अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। सब के सब मुंबई आ रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं और अपने रास्ते चलते बन रहे हैं। विधानसभा के बाहर खड़े हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विधानसभा के भीतर गए तो या तो उनको सत्ताधारियों के साथ बैठना पड़ेगा, या तो विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ेगा। अब अगर वो सत्ताधारी के साथ में बैठते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस आ जाएगा। अगर विरोध पक्ष में जाके बैठते हैं तो अजीत पवार उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आकर के उनको चुनाव हरा देंगे। तो सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है वो ये हुई है कि भैया
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार और शरद पवार, इन दोनों की चक्की के अंदर चक्की पिसिंग हो गए, ये पहली बात। दूसरी बात, अजीत पवार को जो डर लग रहा है वो सिर्फ कानूनी डर लग रहा है। कानूनी डर की वजह यह है कि अगर उनका पूरा का पूरा गुट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि जो कानून लागू होगा एकनाथ शिंदे पर, वो कानून लागू होगा अजीत पवार पर। तो कुल मिलाकर ये जो इस समय इनकी सत्ता की लड़ाई चल रही है, उसमें सबसे बड़ा जो पेंच है वो कानूनी पेंच है। अगर ये कानूनी पेंच अगर उनके लिए ठीक हो जाता है तो वो पूरी तरह से सारी समस्या से बाहर आएंगे। अब दूसरा जो मामला बन रहा है वो ये मामला बन रहा है कि जो सहानुभूति फैक्टर, या जो कहते हैं कि अगर शरद पवार मैदान में आएंगे तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि, ये जो भी बातें हैं, ये बातें वास्तविक रूप में कोई बहुत ज्यादा टिकती नहीं है। देखिए, एक मुद्दा आप समझिए कि शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे के पास से क्यों गया, तो इसकी वजह ये थी कि शिवसेना का संविधान जो था वो नॉन डेमोक्रेटिक था। ये चुनाव आयोग के सामने साबित हो गया, और इसीलिए जब अजीत पवार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो चुप बैठे थे, लेकिन उनके बगल में बैठे हुए प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि भैया एनसीपी का जो संविधान है उसकी धज्जियां तो कब की उड़ चुकी। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो, इट इज वेरी नेसेसरी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डेमोक्रेटिक वे में रन हो, डेमोक्रेटिक तरीके से उसके चुनाव हो, किसी पद की नियुक्ति ना हो, हर पद के लिए इलेक्शन हो। तो ये लीगल पॉइंट पकड़ा हुआ है और ये शरद पवार जानते हैं। इसीलिए शरद पवार जो है अजीत पवार को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि जिस दिन मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा, मेरे पास से मेरी घड़ी और मेरा कार्यालय और मेरा झंडा जो है वो छीन लिया जाएगा। अब ये पूरी की पूरी कानूनी बात, जो आपका सवाल था कि क्या गलत है, तो लीगल मैटर यहां पर फंसा हुआ है। जहां तक बात है सहानुभूति की, देखिए अजीत पवार को हमने इतने लंबे समय से कवर किया है। अजीत पवार ये वो आदमी है जो खुद टिकट देता है और चुनवा के लाने की ताकत रखता है, वो मादा रखता है। 12 एमएलए जो हैं वो उसकी ताकत पर चुन के आए हैं। एनसीपी खुद मानती थी कि ये विधायक नहीं चुने जा सकते, अजीत पवार उन्हें चुनवा कर लाया। उनकी इस ताकत को आप बिल्कुल ही डिस्काउंट नहीं कर सकते। बल्कि आप ये देखिए कि अजीत पवार के बागी होने से सुप्रिया सुले कैंप में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सुप्रिया सुले बारामती से सांसद सदस्य हैं और वो लगभग 2.25 लाख वोटों से जीत के आई, और वो 2.25 लाख वोट जो है वो बारामती सिटी से आए हैं, और बारामती सिटी के एमएलए जो है वो अजीत पवार। तो सिंह बहुत अच्छे से भिड़ चुके हैं आपस में। इसके बगल की जितनी भी इंदापुर की सीट है, सुप्रिया सुले माइनस में चल रही है। उसके बगल की जो दूसरी सीट है जहां पे बीजेपी का एमएलए चुन के आया है, वहां पे सुप्रिया सुले माइनस में चल रही है। तो सुप्रिया सुले 6 सीटों में से 2 सीटों पे पॉजिटिव चल रही है, दोनों की दोनों सीट अजीत पवार के पास है। वीक पोजीशन किसकी हो रही है? सुप्रिया सुले की हो रही है। अब जो मामला फंसा हुआ है, जहां पे सभी की निगाहें टिकी हुई है, वो ये है कि अगर शरद पवार मैदान में आए तो क्या होगा। तो इसका जवाब अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा यही जवाब है ऑनेस्टली कि मुझे खुद भी नहीं पता क्या होगा, क्योंकि इन दोनों के हिस्से होने के बाद आज तक एक भी चुनाव नहीं हुआ है, एक भी लिटमस टेस्ट नहीं हुआ है जिससे ये साबित हो सके कि दोनों में कितना पावर है और दोनों में कितना वोट शेयर बंट रहा है। तो 2 सवाल सही है ना, ये बात शिवसेना पे भी है। लागू होती है कि कौन सी शिवसेना मजबूत है, क्योंकि शिवसेना में भी बगावत होने के बाद में अब तक कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ है जिससे कि ये पता चल सके कि भाई कौन सी शिवसेना ज्यादा ताकतवर है। लेकिन मयूर, मेरा सवाल फिर आपसे अजीत पवार को लेकर ही है कि एक बार बीजेपी की शरण में जाने के बाद अजीत पवार के रुतबे में कहीं कमी तो नहीं आई है, उनके बार्गेनिंग पावर में कमी तो नहीं आई है? जिस तरह से मतलब एक अजीत पवार एक दबंग नाम माना जाता था महाराष्ट्र की राजनीति में, जो है लोग अजीत दादा उनको कहते हैं, तो वो जो दादागिरी है वो दादागिरी बीजेपी के पास जाने के बाद अब खत्म सी हो गई है? मुझे लगता है कि बढ़ गई है, और बढ़ने की बात यह है कि दादागिरी आती कहां से? दादागिरी सत्ता से आती है।
दादागिरी सरकारी डिपार्टमेंट से आती है। आज आप देखिए, अजीत पवार ने दादागिरी करने के लिए ही तो सहकार डिपार्टमेंट खुद के पास लिया, कृषि विभाग खुद के पास लिया, अन्न पुरवठा विभाग खुद के पास लिया, फाइनेंस विभाग सबसे बड़ा उसके वित्त खुद के विभाग पास है। लिया। वित्त ये विभाग चार सबसे बड़ा जो पूरे झगड़े की जड़ थी, जिसकी वजह से जो एकनाथ शिंदे की विधायक जो है वो परेशान है, वो वित्त विभाग उनके पास आ गया, फाइनेंस मिनिस्टर बन गया वो तो यही विजय है कि आपके पास पॉलिटिकल में दादागिरी थोड़ी है। ये कोई अमिताभ बच्चन की, अनिल कपूर की 1990s की मूवी थोड़ी है कि एक आदमी आया सूर्या जिसका नाम था, 2 घूसे मारे, 2 लात मारे, 2 इमारतें जला दी और वो भगवान बन गया। नहीं नहीं नहीं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप दबंग बनते हैं तो किस मामले में दबंग बनते हैं? जब आपके पास सत्ता है, पोर्टफोलियो है, अधिकार है, इसलिए दबंग है। वरना आपसे ज्यादा ताकत वाले तो हमारे उधर के जिम्नाशियम के छोकरे लोग हैं, सड़क पे आ जाएंगे तो 2 थप्पड़ में आपको गिरा देंगे। मुद्दा ये बनता है, राजनीति में आपकी ताकत आपने दिखा दी कि आप सत्ता में आए, रसूखदार पोर्टफोलियो लिए और ऐसे पोर्टफोलियो लिए जिससे आप शरद पवार को धमका सकते हैं। शरद पवार के कोऑपरेटिव सेक्टर की, शुगर मिल की आप जो खातिर जमादारी है सरकार से पैसे आने की, वो रसद रोक सकते हैं और आप धमका सकते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को कि भाई साहब अगर मेरे साथ नहीं रहोगे तो अगले 1.5 साल में दिवालिया करके घर पे भेज दूंगा आपको मैं। दूसरी बात इसमें ये भी अहम है कि उनका कद सिर्फ राज्य में नहीं तो उनका केंद्र में भी कद बढ़ा। दिल्ली में इस आदमी की पूछ कौन थी? कभी सोनिया गांधी के साथ में इसका फोटो भी देखा है किसी ने? आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनका फोटो छपा है तो क्लियर मैसेज है कि मेरे साथ जो सांसद बनेगा वो केंद्र में मंत्री बनने की ताकत रखेगा। तो आज उनके पास देने के लिए, अपने विधायकों को देने के लिए पैसा है, कोऑपरेटिव सेक्टर को देने के लिए रसद और लाइसेंसेस हैं कि अपने सांसदों को देने के लिए भविष्य में केंद्रीय मंत्री पद है और खुद के पास राज्य के तिजोरी की चाबी है। तो मैं मानता हूं कि वो ताकतवर हो गए हैं। आप केंद्र की बात कर रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास अपनी सरकार चलाने के लिए अच्छा खासा बहुमत था। मतलब एकनाथ शिंदे के जो बागी विधायक थे वो उसके पास थे, बीजेपी के अपने विधायक थे। संख्या जो मैजिक फिगर है 145 से कहीं ज्यादा थी। तो ऐसे में अजीत पवार के इन विधायकों को साथ लेने की क्या जरूरत थी? एनसीपी में बगावत करवाने की बीजेपी के लिए क्या जरूरत थी? हम सीधे तौर पर क्या ये कह सकते हैं कि ये साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उठाया गया कदम था ताकि महाराष्ट्र के ऑपोजिशन को पूरी तरह से वीक कर दिया जाए। शिवसेना एक चैलेंजर बनकर उभर रही थी, उसको तोड़ दिया। एनसीपी एक मजबूत पार्टी थी, उसको तोड़ दिया। तो महाराष्ट्र में एक तरह से ऑपोजिशन ही खत्म हो रहा है। कांग्रेस जो है वो अपनी अंदरूनी मारकाट से परेशान है। तो क्योंकि महाराष्ट्र केंद्र में सत्ता बनाने के लिए बहुत ही अहम राज्य है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें जो है 48 सीटें महाराष्ट्र से जाती है। तो ऐसे में अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करने के पीछे केंद्र में बीजेपी की वापसी की मंशा रही है, ये हम कह सकते हैं। देखिए, 2 वजह है इसकी, बहुत बड़ी 2 वजह है। पहली वजह यह है कि जाहिर सी बात है आपको लोकसभा का चुनाव जीतना है और अगर आपको लोकसभा का चुनाव जीतना है तो आप डाइसी सिचुएशन में चुनाव जीत नहीं सकते। अब ये सवाल के जवाब में मुझे थोड़ी सी राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी आपके साथ, आपके दर्शकों के साथ में थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी के पास, एनडीए के पास 39 घटक दल हैं और उन 39 घटक दल में से एक 38 हो गए बीजेपी को गिना करके। ये दल छोटे हैं लेकिन उनका बेस वोट बहुत बड़ा है और यूपीए के पास में जितने इससे कई गुना अधिक घटक दल हैं लेकिन उनका वोट बेस बहुत छोटा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब नेशनल लेवल पे आप वोट का आर्किटेक्चर करते हो तो आपको कम्युनिटी कैटर करनी होती है। आपने एकनाथ शिंदे को लेके आया लेकिन मराठाओं के वोट बैंक में बड़ी सेंध नहीं लगा पाया और आपको मराठा वोट बैंक चाहिए। तो
तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो मराठाओं की पार्टी को अपने साथ में कर लीजिए या तो मराठाओं के वोट को डिवाइड कर लीजिए। तो ये दोनों ही सूरत में अजीत पवार की वजह से मेरा ये मानना है कि बीजेपी की गेम जो थी वो महाराष्ट्र में एक बड़े मामले तक हल हुई है, या उस दिशा में उनकी रणनीति आगे काम कर रही है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बीजेपी की आप वोट बैंक देखिए। बीजेपी की वोट बैंक में एक बहुत बड़ा शेयर ओबीसी है आपके पास, लेकिन आपको एक घटक दल की कमी है। वो कौन सा घटक दल? तो वो है मराठा घटक दल। और महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो मराठाओं के आसपास चलती है, और आप चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण को लेकर। आपने अपने हाथों से जो है जो मराठा नेता थे उनको दिल्ली भेज दिया। विनोद तावड़े की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे मराठा नेता कोई ऐसे चंद्रकांत बड़े पाटिल नहीं है है वो जो इतनी शरद ज्यादा पवार के स्ट्रॉन्ग नहीं लेवल है। का। बीजेपी में मराठा चेहरों की कमी रही है, मजबूत मराठा नेताओं की जो है, फायर ब्रांड मराठा नेताओं की जो कमी रही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे को एक मराठा व्यक्ति को ले तो आए साथ में, लेकिन एकनाथ शिंदे की पहचान कभी स्पेसिफिक मराठा नेता के तौर पर नहीं रही। और ऐसे में जाहिर तौर पर एक मराठाओं की पार्टी को साथ में लेना जो है, एक मराठा घटक दल गठबंधन में लेना जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही प्रतिपादन है आपका, यही मामला है। और इसीलिए अजीत पवार को साथ में लेना ये मुनाफे का सौदा है। अजीत पवार दो समस्याओं से जूझ रहे थे, विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी। विद इन पार्टी का मतलब होता है सुप्रिया सुले। जो सुप्रिया सुले जो है उनके लिए पार्टी के अंदर सक्सेसर रास्ते में आ गई थी। और दूसरा आउटसाइड पार्टी, तो उनके घोटाले जो हैं जिनकी जांच एजेंसियां जो है वो इंक्वायरी कर रही है। तो आपके पास वो दोनों ही समस्या से निपटने का रास्ता क्या है? तो निपटने का रास्ता ये है कि भैया सत्ता के साथ हो जाओ। आपको सत्ता भी मिलेगी, रसूख भी मिलेगा, और आप समस्या झंझट से बाहर भी आते हो। तो मेरा ये मानना है, अब देखिए बहुत सारी आप यूट्यूब देखिए, फेसबुक देखिए, इतने बड़े बड़े प्रकांड पंडित बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि शरद पवार सड़क पे उतरेंगे, इन सब की सफाई कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। अच्छी बात है, शरद पवार साहब जो है वो 100 साल के हो जाएं, वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, ऐसी हमारी मन से शुभकामनाएं हैं। पर मुद्दा ये बनता है कि जब शरद पवार पूरी तरह से पावर में थे और पूरे के पूरे पावरफुल में थे, तो किस दिन वो 55-60 के आगे जा पाए? तो जब वो ताकतवर थे, जब उनके साथ उनकी उम्र थी, जब उनके साथ पूरी ताकत थी, तब ये 55-60 का खिलाड़ी है। अब जब ये चीजें साथ में नहीं है, तो उससे आधा पॉइंट नीचे ही उतरने वाला है आदमी। ये कॉमन सेंस की बात है। आपने राजनीति में इतने शत्रु पैदा किए क्यों? देखो, जो आदमी कई सालों तक पत्रकारिता करता है, वो पत्रकारिताओं की वजह से अपना एक ऑरा पाता है, दोस्त नहीं पाता, दुश्मन पाता है, क्योंकि वो नेगेटिव स्टोरी करता है। उसी तरह सही से बात है। एक नेता जो लगातार सत्ता में बना रहता है, वो अपने दुश्मन ही बनाता है। तो क्या ये सारे के सारे दुश्मन इस समय थिएटर में बैठ के वीर ज़ारा पिक्चर देख रहे होंगे? एक बात है, लेकिन शरद पवार देखिए, कहने का भले ही उनकी तात्पर्य ये है, पार्टी में बगावत हो गई हो मयूर, लेकिन आज भी वो केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी जो मीटिंग हुई इंडिया की, जो नया गठबंधन तैयार हुआ इंडिया, तो वो उसके भी साथ है। दूसरी बात यह कि अब अजीत पवार का खेमा भी, जो आज खबर आई कि अजीत पवार जो बार बार मुलाकात कर रहे थे, तो एक तरह से उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी एनडीए के साथ में आ जाएं, इंडिया के बजाय वो एनडीए के साथ में आ जाएं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो है, इनको भी शरद पवार की ताकत का, उनकी काबिलियत का एहसास है कि अभी भी शरद पवार में वो चीज कायम है जिससे कि वो कोई ना कोई खेल कर सकते हैं। जितेंद्र दीक्षित जी, आप इतने सालों से पत्रकार हैं, आपके नाम की वैल्यू है। आपका नाम पढ़ते ही लोग ये यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, ठीक है? तो जो आदमी 1960 से पॉलिटिक्स में है, उसका रसूख तो होगा ही, कहीं ज्यादा होगा तो कहीं कम होगा। मेरे पास जो समाचार है वो इस प्रकार से है
कि जो 30 विधायक शरद पवार इनसे मिलने के लिए गए, उसके पीछे की स्टोरी ये है कि अजीत पवार 9 मंत्रियों को लेकर पांव छूने के लिए गए और जब देवगिरी में बंगले में उनकी तमाम विधायकों के साथ में मीटिंग हुई, तो विधायकों ने उस बंगले में ये सवाल खड़ा किया कि आप 9 जाके आशीर्वाद लेके आए, तो आप 9 आदमी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुंह दिखा सकते हैं। हम लोगों का क्या? लोग ये कहेंगे कि असली बगावती तो हम हैं, हमें भी पांव छूने के लिए ले जाइए आप। इसीलिए ये दूसरी बार 30 लोग गए उनका पांव छूने के लिए। इसको कहते हैं फेस सेविंग एक्टिविटी। अपने आप को बचाए रखने की जो एक्टिविटी है वो उसका हिस्सा थी। और एक बात तो नहीं, सत्य ये बात तो वचन सही है, ये खबर कि तो हमारी शरद पवार जानकारी में से आई। डरते मयूर, हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा हुआ है, ये खबर आई है, लेकिन मैं इसके आगे की बात, जो अपडेटेड जानकारी आई थी वो ये थी कि शरद पवार को अजीत पवार के खेमे की ओर से मनाने की कोशिश की जा रही है कि वे भी एनडीए के साथ में आ जाए। हाँ, ये सत्य बात है, ये पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि झगड़ा शरद पवार अजीत पवार के बीच का नहीं है, झगड़ा अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच का है। ऐसे में शरद पवार क्यों बाहर जाए? तो ये तो समझा ही रहे हैं ना शरद पवार से कि भाई साहब आप आ जाइए, सुप्रिया सुले को धन्यवाद कीजिए। लेकिन क्या कोई पिता अपने पुत्री को छोड़ सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मयूर। तो हमारी नजर बिल्कुल महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बनी रहेगी और आने वाले दिनों में और भी काफी आतिशबाजी महाराष्ट्र की राजनीति में हम देखने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद न्यूज दशा से जुड़ने के लिए मयूर, धन्यवाद इस चर्चा के लिए अपना समय निकालने के लिए। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।